नॉस्ट्रिल ओपन्स इनटू, बोलो भाई, आप लोग बोलोगे तभी मैं लिखूंगा। नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, इंटरनल, इंटरनल लेरीज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स के बाद टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल, then respiratory bronchiole, respiratory bronchiole के बाद alveolar duct, alveolar duct के बाद एट्रिया, एट्रिया के बाद एल्वियोलर, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। यहां तक अपन की बात हो चुकी है। इसी में कुछ चीजें हम ऐड करेंगे। हेडिंग आप नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना। दो वर्ड है, एक है कंडक्टिंग जोन, दूसरा है एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन आपका कहां से कहां तक है वो लिखो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर लास्ट वन इज द टर्शियरी ब्रोंकियोल तक। कहां तक? टर्शियरी ब्रोंकियोल तक, इवन सॉरी टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, यहां तक लिख लो। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये कंडक्टिंग जोन है। ऐसे आप एक लाइन बना लो। ये पूरा का पूरा हिस्सा कंडक्टिंग जोन है। ये क्या प्रोवाइड करता है? दे प्रोवाइड, ये या पैसेज प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड, यहां पे ऐसे लिख लो कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन सिर्फ पैसेज प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड पैसेज टू एयर। उसके बाद का जो हिस्सा बचा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई तक, ये है एक्सचेंज जोन। इसको क्या लिखोगे? एक्सचेंज जोन। इसी लाइन के ऊपर लिख लेना, मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्सचेंज जोन, जहां पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। गैसेस एक्सचेंज चलेगा। ये वर्ड क्लियर हो गया? चलो कुछ हिस्सा मैं इरेज करूंगा, एक और टर्म इसी से समझाना है। वो क्या है देखो,
हमें जरूरत है अभी जो समझना है ट्रैकिया से, इसके बाद का कोई अभी जरूरत नहीं। दो टर्म लिखो, ब्रोंकियल ट्री, दूसरा टर्म है रेस्पिरेटरी ट्री। ट्री वर्ड क्यों लिख रहे हैं? हाँ, ब्रांचेस की वजह से हम ट्री वर्ड लिख रहे हैं। ट्री के जैसे ब्रांचिंग देखते हैं पैटर्न, वैसा कुछ यहां भी ब्रांचिंग है, इसलिए ट्री टर्म लिखते हैं। ब्रोंकियल ट्री। अब आप देखो ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, है ना, तो ये इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। कहां तक के लिए? ब्रोंकियल ट्री आपका स्टार्ट होता है ट्रैकिया से एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। कहां से कहां तक? ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसके लिए एक वर्ड ये लिखेंगे, ब्रोंकियल ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री अगेन वही एक्सचेंज जोन के लिए लिखा जाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद बचा क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलाई, दैट टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी ट्री। इस रीजन में गैसेस एक्सचेंज होता है। यहां लिख लेना गैसेस एक्सचेंज अकर्स। इधर जो आपका ब्रोंकियल ट्री है, इधर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। दैट इज देखो एक और तरीके से पूछा जाता है, ब्रोंकियल ट्री इज द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। क्या? ब्रोंकियल ट्री इज द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन तो स्टार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट है ना, उसी का एक हिस्सा है ट्रैकिया से आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। इधर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, ये बात आप लिख लेना। इधर गैसेस एक्सचेंज होगा। एंड रेस्पिरेटरी ट्री आपका होता है कहां से कहां तक? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक। तो ये बात याद है। दूसरा एक क्वेश्चन का तरीका ये है, रेस्पिरेटरी ट्री इज इक्वल टू या इज इक्वल टू द किसका? एक्सचेंज जोन। तो रेस्पिरेटरी ट्री और एक्सचेंज जोन में कोई फर्क नहीं है। तो नीचे एक ये भी पॉइंट लिख लो, एक्सचेंज जोन इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी ट्री। दोनों बातें सेम। ठीक है, एक्सचेंज जोन में ही गैसेस एक्सचेंज होगा। अब वो गैसेस एक्सचेंज कौन सा होगा वो आपको पता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किसके बीच? ब्लड एंड एटमॉस्फेयर के बीच। किसके बीच? ब्लड एंड एटमॉस्फेयर के बीच होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि एल्वियोलाई में ये गैसेस किसको क्रॉस करती है? एल्वियोलर मेम्ब्रेन को। एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाती है? ब्लड में। एंड ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर दीज गैसेस, या इवन पूरी बॉडी का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। चलो आगे, अब हेडिंग बना लो लंग्स। अब अपन बात करेंगे लंग्स। अब एक चीज और यहीं से मैं ऐड कर दूं लंग्स के लिए, आपका जो लंग्स है दैट स्टार्टेड फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई एंड एंड्स टू एल्वियोलाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक जो पूरा ब्रांचिंग है दैट कंप्राइजेस लंग्स। यही बनाता है लंग्स, और कुछ लंग्स नहीं है। हेडिंग बनाओ लंग्स। तो लंग्स के लिए पहले सबसे पहला बात लिखना है, लंग्स का नंबर कितना है बताने की जरूरत है। जी बताने की जरूरत है, कितना है? 1 पेयर। जरा निकाल के ले आना उसका पेपड़ा। लोकेशन क्या है इसकी? थोरैसिक
कैविटी, ठीक, पूरा मॉडल। और ये 2 लंग्स है। अब जरा इसमें एक बात देखना, इस पे डिमार्केटेड है, अभी लेफ्ट और राइट पे आते हैं तब इस पे बात कर लेते हैं। हाँ, लोकेशन तो समझ आ गई, थोरेसिक कैविटी में होगा। और एक और बात, ये जो 1 पेयर है यहीं पे लिख लो, लेफ्ट लंग एंड राइट। ठीक, अब ये देखो राइट वाला मैं उठा रहा हूं, ये राइट लंग्स को देखोगे तो इसके 3 लोब हैं। कितने लोब हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इसमें 3 लोब होते हैं, मतलब राइट लंग्स थोड़ा साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। तो साइज में भी आप लिख लेना, ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। एंड पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ये 3 लोब्ड होता है। कैसा होता है? 3 लोब्ड होता है, ये अंडरलाइन कर लेना। 3 लोब होते हैं, 1, 2 और ये 3। जो लेफ्ट लंग है, सेम इसका जस्ट अपोजिट वर्ड लिखोगे, अपोजिट स्टेटमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे? स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू राइट लंग। स्टेटमेंट पलट सकता है, तो दोनों बातें लिख लेना, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू राइट लंग्स। एंड दूसरा स्टेटमेंट, ये 2 लोब्ड होते हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्या? क्या? हाँ, टू अकोमोडेट द हार्ट इन बिटवीन दीज लंग्स। तो लेफ्ट लंग का साइज छोटा क्यों होता है? नोट करके लिखो। हाँ, इसी के बीच में हार्ट होता है। फॉर द या ड्यू टू द accommodation of heart, the size of left lung is slightly smaller. थोड़ा सा इनका साइज छोटा होता है। नेक्स्ट, लंग्स की ओरिजिन क्या होती है? अभी ये ओरिजिन वर्ड थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों को परेशान करेगा, बाकी धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा, है ना। इसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। कैसी होती है? एंडोडर्मल। ये एंडोडर्मल वर्ड क्यों यूज करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। तो किसी की भी लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्म का नाम दिया था 10th में, इतना तो पढ़ा था। एंड क्या था? फीमेल गैमीट, जिसे क्या बोला था? ओवम। ओवरी तो ऑर्गन है जिसमें बनता है। दोनों ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, इनके फ्यूजन से बनता है एक डिप्लॉइड सेल, जिसे हम बोलते क्या है? जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। एंड द जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल या मास ऑफ सेल। ये सिंगल सेल है, यही डिवाइड करके क्या बनाता है? क्लस्टर ऑफ सेल, मास ऑफ सेल। आइडेंटिकल सेल्स होती हैं, एक जैसी सेल्स होती हैं, इनको हम बोल देते हैं एम्ब्रियो। क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो वर्ड देते हैं। अब क्या आपकी बॉडी में, जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना,
सारे सेल्स एक जैसे हैं? नहीं है, लेकिन जाइगोट से तो सारा एक जैसा सेल बना है। हाँ, तो इन सेल्स में एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, और एम्ब्रियो में सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है वो इनके सेल्स को 3 टाइप्स या 3 नेचर या 3 तरह के उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। एम्ब्रियोनल सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड, हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोअर एनिमल्स में सिर्फ 2 टाइप के में ही डिफरेंशिएशन होता है, अभी हम हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है और ये 3 लेयर्स बन जाती है एम्ब्रियो में। कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स बन जाते हैं किधर, किसमें? एम्ब्रियो में, और इन्हीं को बोला जाता है एम्ब्रियोनिक लेयर। दूसरा लेयर सेल का ये मैं बना रहा हूं, एंड इसके बाद सेल का एक और ऐसे लेयर होगा। सिंगल सेल लेयर नहीं होता, मैं यहाँ पे सिंगल सेल बना रहा हूँ, ये मोर देन 1 सेल लेयर भी हो सकता है। इन्हीं लेयर्स का नाम रखा गया है। आउटर मोस्ट को बोला जाता है एक्टोडर्म, ये बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म, एंड इनर मोस्ट को हम बोलते हैं एंडोडर्म। अब इसी एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म फीटस का फॉर्म लेता है। फीटस का मतलब जिनमें जब एम्ब्रियो में ऑर्गन्स बन जाएं तब उसको हम फीटस बोल देते हैं, ठीक है। अब फीटस में सारे ऑर्गन्स इन्हीं तीनों लेयर के सेल से बनते हैं, इन्हीं तीनों लेयर के सेल से बनते हैं। तो हमारा जो लंग्स है वो इस लेयर वाली सेल से बनता है, इसलिए इसकी ओरिजिन क्या है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। हाँ, अगर आपको जरूरत लगती है तो बना लो, बाकी अभी एक बार और ये डिस्कशन में आएगा। एनिमल किंगडम में हमारा लंग्स जो है ये 2 लेयर के कवरिंग से कवर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज कवर्ड बाई 2 लेयर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? प्लूरा। लेयर को क्या बोलेंगे? प्लूरा, ठीक है। हाँ, लिखते चलो, प्लूरा। और इन दोनों लेयर्स के बीच फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट इज टर्म्ड एज प्लूरल फ्लूइड। तो यहीं पे लिख लेना, बिटवीन दीज फ्लूइड इज प्रेजेंट called pleural fluid। तो क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। एंड प्लूरल फ्लूइड का रोल क्या होता है? पहला पॉइंट, इट रिड्यूस फ्रिक्शन। दूसरा आपने फंक्शन लिखा हुआ है कीप मॉइस्ट टू द लंग्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हाँ, फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क। इसके ऊपर 2 कवरिंग है, दोनों लेयर्स आप ऐसे बनाओ और इसको बोला जाता है प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड फील्ड है दैट इज द प्लूरल फ्लूइड, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड।
अब इस प्लूरा में एक बात अब समझनी है आपको, ये आउटर हाँ, इसको अपन ने बोला क्या, ये है आउटर प्लूरा। उसके बाद नीचे वाली लेयर को बोलेंगे क्या, इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा जो है ये होता है इन कांटेक्ट विद इनर वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी की इनर वॉल है उसके कांटेक्ट में होगा। हाँ जी, किसके, रिब्स ही तो थोरेसिक कैविटी की वॉल है, रिब्स के ऊपर मसल, तो इनर वॉल जो है, अब लाओ वही लाना पड़ेगा मॉडल। जो थोरेसिक कैविटी है वो रिब्स, मसल एंड दोनों लेयर्स पे स्किन से ही तो बना है, तो इनर वॉल जो है वो भी स्किन से कवर्ड है। आपका आउटर वॉल तो आउटर सरफेस तो पता ही है थोरेसिक कैविटी का, स्किन आपका आउटलाइन जो है। चलो इसको मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, इधर आ जाओ। इसका दिल भी निकाल लें, इसके दिल के साथ खेला जाए। ये जो आपके डॉट्स बने हैं ये रिब्स को डिनोट कर रहा है। रिब्स के ऊपर भी मसल्स होती है, नीचे भी मसल्स हैं। यहाँ भी आपकी स्किन है वो तो पता ही है, इधर भी एक आपकी स्किन है, एपिडर्मिस यहाँ भी है, ठीक है। तो जो एक लंग्स देना, वो कितना बढ़िया है, वो वाला दे। ये लंग्स अगर यहाँ ऐसे है तो ये इसका सरफेस जो कि आउटर प्लूरा है, आउटर मोस्ट सरफेस क्या है इसका, आउटर प्लूरा है, किसके कांटेक्ट में है, इनर वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। बात समझ आ गई। चलो दूसरा, इनर प्लूरा किसके कांटेक्ट में है, लंग्स के कांटेक्ट में है। डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ इन कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद लंग्स। चलें आगे। अब थोरेसिक कैविटी के बारे में बात करनी है थोड़ी सी। अपन ने बात कर ली कि हमारा जो लंग्स का लोकेशन है वो कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में है। हेडिंग बना लो, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के लिए एक पहला स्टेटमेंट लिखना, इट इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ये अंडरलाइन करो, एनाटॉमिकली कैसा ये चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर। ऐसी इसकी इंटरनल बनावट है जिसमें हमेशा एयर कंप्लीटली फिल्ड रहता है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके हिसाब से एयर इसमें फिल्ड रहता है, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। एक्चुअली थोरेसिक कैविटी में नहीं फिल्ड रहता, थोरेसिक कैविटी में लंग्स है, तो लंग्स अगर हमारा टाइटली फिल्ड विद एयर है तो आपका ये थोरेसिक कैविटी भी किससे फिल्ड होगा, एयर से। इसलिए इसको हम एयर टाइट चैम्बर कहते हैं। अब आपको फिर से जरूरत पड़ेगी इसके सरफेसेस को समझना। आ जाओ भाई, तेरा जरूरत बहुत है।
अब इसको ध्यान से देखो, क्या क्या हमें बात समझनी है। थोरेसिक कैविटी का हमें सारे सरफेसेस समझने, नाम समझने। ये बॉडी का वेंट्रल सरफेस हो गया, ये डोर्सल, ये दोनों सरफेसेस लेटरल। ये थोरेसिक कैविटी का सबसे निचला सरफेस हो गया। तो लोअर सरफेस थोरेसिक कैविटी का, ये कैविटी यहां है, कैविटी में लोअर सरफेस पर क्या है, डायाफ्राम। अपर सरफेस पर क्या है, अपर सरफेस पर नेक बोन है आपकी, ये कॉलर बोन है ना। और वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर रिब्स हैं, और एक यहां पे फ्लैट बोन होती है, स्टर्नम। कौन सी बोन होती है, स्टर्नम। स्केलेटन में देखोगे तो वो स्टर्नम है और रिब्स हैं। क्या है, रिब्स हैं, ठीक है। और यही हम इस कैविटी का डोर्सल सरफेस देखें, हाँ, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स से बना हुआ, से घिरा हुआ है। तो चारों सरफेसेस समझ आ गए थोरेसिक कैविटी के। तो इन्हीं सरफेसेस के बारे में लिखना है। थोरेसिक चैम्बर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थोरेसिक चैम्बर या कैविटी फॉर्म्ड अब इसके बाद यहां पे लिखेंगे एक एक सरफेस के बारे में। सबसे पहले वेंट्रली, वेंट्रली क्या है, स्टर्नम एंड रिब्स, सम पार्ट ऑफ रिब्स। डोर्सली क्या है भाई, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम एंड सम पार्ट ऑफ रिब्स। लेटरली क्या है, लेटरली सिर्फ क्या है, रिब्स है। और एक वर्ड अब ध्यान से समझना, जो बॉडी का मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन है, जैसे ब्रेन, ब्रेन के पास जितना भी हम पास की बात करेंगे उसके लिए वर्ड लिखते हैं एंटीरियर, दूर वाले ऑर्गन्स के लिए वर्ड लिखते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक कैविटी का ये वाला सरफेस होगा, इसको बोलेंगे एंटीरियरली, और ये वाला सरफेस को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियरली। तो एंटीरियरली क्या है, ये एंटीरियरली, तो एंटीरियरली लिखोगे क्या, कॉलर बोन, कॉलर बोन एंड पोस्टीरियरली क्या है, डायाफ्राम। पोस्टीरियरली लिखो, डायाफ्राम। चारों सरफेसेस याद हो गए। एक और बात समझ लो इस पे, ये बॉडी का एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। जो हमारा, अभी हम डायाफ्राम की बात करेंगे, डायाफ्राम जब फ्लैट होता है, यहां जब ये डोम शेप है, वो जब फ्लैट हो जाएगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, किस एक्सिस पर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर। ऐसे दूसरी एक्सिस की बात करें, आगे और पीछे, मतलब डोर्सो वेंट्रली, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, डोर्सो वेंट्रली। ये तो ये दो वर्ड अपना ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखना, बहुत ध्यान से इसको समझना है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स
हाँ, सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इन सच इज सच लिखना, इन थोरैक्स, हाँ थोरैक्स, थोरैसिक कैविटी या थोरैक्स लिखेंगे, इन थोरैक्स इज सच दैट any change in the volume of thoracic cavity, any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs, will be reflected in the lungs। और lungs के लिए ब्रैकेट में लिखना, lungs के बाद ब्रैकेट में पल्मोनरी, लंग्स को हम बायोलॉजिकली टर्म देते हैं पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी, ब्रैकेट बंद करके लिखना, लंग्स, लंग्स लिखा है उसके बाद ब्रैकेट में पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी। अब इन दोनों कैविटीज के बारे में समझो। यहां देखो, लंग्स में ट्रैकिया आती है और इसका प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करेगा, ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना। प्राइमरी ब्रोंकस का फर्दर डिवीजन आपने तो समझ ही लिया है कैसे होगा, कहां तक होगा, है ना, एंड क्या होगा, वो अपन ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। अभी जो इस लंग्स का ये आपका इनर प्लूरा है, ये पूरा जो डिवीजन है प्राइमरी ब्रोंकस टू लास्ट वन इज द एल्वियोलाई, ये पूरा बनाता है लंग्स। इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा दैट इज द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसको क्या बोलोगे? पल्मोनरी वॉल्यूम। एंड दिस लंग्स इज फिटेड इनटू द थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक कैविटी, जो आपका ये वाला हिस्सा, ये जो चैम्बर बनेगा ये थोरैसिक कैविटी। अभी तक नहीं समझ आया? आ गया? ऐसे देख, हंसने का काम हंसने के टाइम पे करो तो ज्यादा सही लगता है। ये थोरैसिक कैविटी होगा, ये पूरा थोरैसिक कैविटी होगा। तो क्या लिखा है अभी स्टेटमेंट कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज अगर थोरैसिक कैविटी में होता है, कहाँ होता है? थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंज होता है, चाहे वॉल्यूम ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा होगा तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपको लंग्स के इस पल्मोनरी कैविटी में, पल्मोनरी कैविटी या पल्मोनरी वॉल्यूम में दिखेगा। किस में दिखेगा? पल्मोनरी वॉल्यूम या पल्मोनरी कैविटी में दिखेगा। और अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है तो उसका भी रिफ्लेक्शन इसकी कैविटी पर दिखेगा। मतलब क्या हुआ? अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। भाई तुझे ज्यादा जगह मिलेगी तो टांग फैलाएगा कि सिकोड़ लेगा? अगर थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक वॉल्यूम लिखूं मैं वर्ड तो ज्यादा ठीक रहेगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। पहला रिलेशन ये है। दूसरा, इसी का जस्ट उल्टा लिखो, अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर आपका थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड पॉइंट इसी नोट में ही लिखना, फिर आपको बात और क्लियर हो जाएगी। Such type of arrangement, नोट में सेकेंड पॉइंट, such type of arrangement is essential for breathing। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है
ये जरूरी है हमारे ब्रीदिंग के लिए। Such type of arrangement is essential for breathing. अगर अपन को ब्रीथ करना है, एक्सहेल इनहेल करना है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैकेनिज्म में आपको बात समझ आ जाएगी। और अभी एक बात लिख लो, बिकॉज वी कैन नॉट, हाँ इसमें, बिकॉज वी कैन नॉट directly change the, because we cannot directly change the, because we cannot directly change the volume of pulmonary cavity। अगर आप ये चाहें कि इस पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम हम अपने आप से डायरेक्टली चेंज कर ले, तो हमारे से ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो नीचे लिखो, बिकॉज मैमेलियन लंग्स आर, नीचे इसके प्रॉपर्टी लिखना, जो मैमल्स का लंग्स है वो ऐसा है कि उसका वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर सकते। क्या क्या है? सॉलिड है। कैसा है अपना लंग्स? सॉलिड है, स्पंजी है, सॉलिड, स्पंजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट मसल्स। ये प्राइमरी ब्रोंकिस के बाद आपने वो जो कल करा था ना पूरा ब्रांचिंग, दैट कंप्राइजेस द लंग्स, और कुछ नहीं है इसमें। सीधी सी बात ऐसे समझ लो, जब लंग्स नहीं है तो कोई स्ट्रक्चर ना तो मूव कर सकता है, ना वो एक्सपेंड कर सकता है, ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और मसल्स यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ मसल्स है ही नहीं है, स्पंजी नेचर है, बस स्पंजी नेचर है, ये ध्यान रखना, विदाउट मसल्स। अब इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से हमारा जो लंग्स है वो कैसा है, यहीं पे लिखना। क्या हो गया? आगे लिखो, सो दैट, यहीं पे आगे लिखना, सो दैट पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन, सो दैट पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करना और खुद से एक्सपेंड करना, खुद से रिलैक्स करना, इज नॉट प्रेजेंट इन आवर लंग्स। क्या लिखा? सो दैट पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन is not present in mammalian lungs या our lungs।